ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. नमस्कार, जोहार, जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं I24 न्यूज डेली। सबसे पहले तो साथियों ये बता दें कि जो चैनल का नाम है वो इसलिए बदलना पड़ा कि काफी दोस्तों का ये रिव्यू आ रहा था कि आपके चैनल का नाम जो है ढूंढने में नहीं आ रहा है, लोग ढूंढ नहीं पा रहे, तो इसलिए आप चैनल का नाम कोई इजी सा रखिए। तो वो नाम हमने रखा कि I24 न्यूज डेली, इंडिया 24 न्यूज डेली। तो अभी से इस चैनल को इस नाम से जाना जाएगा और आगे जो भी चेंजेज होंगे वो आपको समय ब समय बताया जाएगा। तो सबसे पहले सर, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, मंडल महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आजमगढ़ जनपद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय दीपांकर कुमार जी, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय धर्मेंद्र कुमार चौहान, एडवोकेट जी। आप हैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। तो सर, शुरू करते हैं इस चर्चा को, जो देश में काफी गहमागहमी मची हुई है। और ये गहमागहमी मची हुई है चुनाव के मद्देनजर, जो काफी दिनों से हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण का मामला चलाया जा रहा था। तमाम मुद्दों को लेकर के, कभी ज्ञान वापी का, कभी आगरा की मस्जिद का, कभी एएमयू को लेकर के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, और कभी मस्जिद में मंदिर ढूंढ करके, कभी वक्फ बोर्ड ला करके। तो ये सब सारी चीजें जो चल रही थी, और इसके बाद आया है पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर के भी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण देश में चलाया गया। तो इन सब बातों पर हम आप लोग से चर्चा करना चाहेंगे। जो आपकी व्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, देश की जनता के समक्ष जाने चाहिए, क्योंकि आप लोग दिशा निर्देश देने वाले हो, समाज को दिशा निर्देश देने वाले लोग कहे जाते हैं। तो सर, सबसे पहले दीपांकर जी, आपसे सवाल ये रहेगा जी कि पहलगाम का जो हमला हुआ है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। अभी आपने जो पहलगाम की जो आतंकवादी हमला जो देखा गया, तो वहाँ एक चीज बहुत बखूबी निकल कर बाहर आती है कि उन्होंने, ये जो मीडिया के लोगों ने ये बताया कि वह वो हिंदू पूछा जाति नहीं। तो जैसे हमने जो वो घटना आतंकवादी हुआ होने के बाद बहुत सारी क्लिपें देखने के बाद वहां का जो मामला सामने निकल कर आया, तो वहां ऐसा कोई भी मामला नहीं आया। और यहाँ तक कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बताया कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, वो जो है सबसे पहले पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, फिर कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके जो है कि उसके बाद भी विश्वास नहीं हुआ तो कपड़े उतरवाए, उसके बाद गोली मारे। तो मेरा जैसे सवाल बनता है कि क्या ये जो प्रोसीजर है, 28 लोगों की मौत हुई, तो क्या वो सारे लोगों के साथ ये प्रोसीजर किया कि अकेले एक आदमी के साथ? और एक घटना जब होती है तो क्या इकट्ठा सारे लोग थे कि जो सारे पर्यटक दूर दूर थे? तो इस तरह से ये सारी बातें क्लियर होती है कि ऐसी किसी वीडियो क्लिप में नहीं था कि आतंकवादी ने पूछा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन ये मीडिया के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो है कि ये हिंदू पूछकर गोली मारी गई, तो ये किया गया, वो किया गया।
ये तमाम किस्म की बातें निकल कर आई, लेकिन ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला कि किसी को हिंदू बोलकर मारा गया। ये क्लियर नहीं हो रहा है सर। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के जनता में ये सवाल निर्माण हो गया कि पहलगाम को टूरिस्टों के लिए खोला गया, सरकार को पता नहीं थी, आतंकवादियों को पता लग गया, टूरिस्टों को पता लग गया पहलगाम टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि पहलगाम को खोला गया है ताकि उसमें सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। वकील साहब क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ये जो पहलगाम का आतंकी हमला है, ये देश के लिए बड़ी ही दुखद घटना है। मैं इसका निंदा करता हूं, मगर ये जो घटनाएं घटती हैं, जैसे ही आतंकी घटना घटती है वैसे ही पता चलता है, जानकारी होती है और ये आशंका बन जाती है और ये पता चलता है कि इसका मतलब कि भारत में चुनाव होने वाला है। जैसे ही आतंकी हमला होता है तो कहीं न कहीं भारत में चुनाव होता है, तब ये आतंकी हमला होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकवादी आए, उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा और गोली मार दिया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा, जैसा प्रचारित किया गया कि कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद कपड़े उतारे, फिर उसने गोली मारा। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना के बाद भी वो आतंकवादी आते हैं और गोली मारते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो आए कैसे, आतंकवादी आए कैसे, और इतना कुछ करने के बाद फिल्मी स्टाइल में फिर वो चले गए। तो फिर सरकार क्या कर रही थी? बताते हैं, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से बताया जाता है कि अब भारत देश, उनके शब्दों में, हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है। तो जब हिंदुस्तान उनके कहने के अनुसार सुरक्षित हाथों में है, तो अगर हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है तो हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल इस बात का है। अभी आपको जानकारी होगी कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संवेदना व्यक्त करने के बजाय, कश्मीर पहलगाम जाने के बजाय शोक सभा बिहार में कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह से पुलवामा हमला कराया गया या पुलवामा हमला हुआ, और पुलवामा हमला होने में आरडीएक्स कहां से आया, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई, आज तक उसकी जानकारी नहीं हो पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि चौकीदार से चौकीदारी संभली नहीं जा रही है, इसलिए देश सुरक्षित हाथों में नहीं। इस घटना से यह पता चलता है कि देश अब बिल्कुल असुरक्षित हाथों में हो चुका है। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, वकील साहब एक बात जानना चाहेंगे कि इस तरीके का धर्म को लेकर के हमला जो हुआ है, ये पहली कैटेगरी का ऐसा हमला है कि धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने हमला किया। अभी तक के जो हमले हुए हैं वो भारत के विरोध में रहे हैं जी, लेकिन ये जो हमला था ये धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है। क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में जो चर्चाएं होती हैं, टीवी डिबेट पर जो चर्चाएं होती है, वो भारत की भूखमरी की चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है उस पर चर्चा नहीं होती, घोड़ी पर चढ़ने से हत्या कर दी जाती है इस पर चर्चा नहीं होती, घड़ा छू लेने से हत्या कर दी जाती है इस पर चर्चा नहीं होती,
मूछ रखने से हत्या कर दी जाती है, इस पर चर्चा नहीं होती। टीवी डिबेट पर हिंदू और मुसलमान की चर्चा की जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये देश के सुरक्षा के साथ भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार खिलवाड़ कर रही है। भारत में क्या हो रहा है ये आतंकवादियों को पता चल गया और वो हिंदू मुस्लिम आतंकवादी भी करने में लग गए। तो उनके हिंदू मुस्लिम करने में और भारत की सरकार और मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क है और कोई ज्यादा अंतर है। यानी दोनों काम, अगर वो आतंकवादी है और वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो भारत में बैठी सरकार और मीडिया रात दिन हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो उस आतंकवाद और इस आतंकवाद में मुझे बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अभी तक के इतिहास में देखने में ये आया है सर कि भारत में जो धार्मिक उत्पीड़न है और जाति व्यवस्था का जो उत्पीड़न है, ये दोनों चरम पर है अभी भी, संविधान लागू होने के बाद भी। तो ऐसे में जो धार्मिक हमला हुआ है, धर्म को पूछ करके मारा गया है, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे इस जाति उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न को जो भारत में लगातार जारी है, अभी वो आतंकवादी हमले का रूप ले लिया है? पहले तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से दर्शकों को कि ये जो जाति और धर्म पे जो है पूछ करके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस देश में जो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो इसको कृषि प्रधान देश न कह करके जो है आज के समय में हम इसको जाति प्रधान देश जो है कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जातियों को देख करके जो है लोगों को कितना सम्मान देना है, कितना नहीं देना है, डिसाइड किया जाता है। जैसा कि ये सारी की सारी चीजें जो आजादी के बाद से, यानी जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक जो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस जो सत्ता में रही हैं, वो सारी की सारी पार्टियां सिर्फ इसी मुद्दे पे जो है काम कर रही हैं। कभी शिक्षा, रोजगार, जो है किसानों की समस्याओं को लेकर के कभी उन लोगों ने जो है डिबेट नहीं की, बल्कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट केवल हिंदू मुस्लिम पे किया। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। अगर इस मुद्दे को हटा दिया जाए, धर्म और जाति के मुद्दे को हटा दिया जाए, तो शायद उसमें जितने भी जो है नेता बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो लोग जो है भूखों मरने लगेंगे। उनको मालूम, उनको जो है इतिहास के बारे में अपनी जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो है इतिहास का घोटाला हुआ है, वो भारत के मूल निवासी लोगों के साथ जो है उनके इतिहास का घोटाला हुआ है, और उसको हिंदू मुस्लिम करके जो है दबाया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा है, यानी कि हमारी जो मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो है लोगों को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम और जाति का मुद्दा जो है बहुत बड़े पैमाने पे उछाला जा रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही जो है चिंता का विषय बना हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो आतंकवादी थे वो सेना की वर्दी में थे। लोगों का सवाल ये है कि आतंकवादियों को सेना की वर्दी कहां से मिली? दीपांकर जी क्या बोलेंगे? अभी इस पर बहुत सारी जैसे जो मामला आया है, तो अभी ये सवाल अगर जो हो रहा है तो फिर इसका मतलब कि लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका मामला है भारत के लोगों से होगा। अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो ऐसे आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि ऐसा मामला आया कि भाई कि वो फौजी का ड्रेस पहनकर वो दिखे हो। लेकिन जैसे भारत के अंदर में अभी वकील साहब ने एक बात कहा कि उधर एक धर्म के नाम पर पूछकर गोली मार रहे हैं, और भारत के अंदर में जाति के नाम पर प्रताड़ना लोगों को सहना पड़ रहा है। तो ये तो दोनों एक बड़ा आतंकवाद है, एक तरफ भारत के बाहर के, और वह कहा है कि जब घर में आपस में जब हम लोग टूटते हैं तो दुश्मन को लूटने का मौका मिलता है। जैसे ये बात सिद्ध हो गई कि वो आतंकवादियों को भी, अगर आतंकवादी हैं, अगर उनको भी ये पता चल गया कि भारत के अंदर जाति और धर्म चल रहा है, तो उसमें हम लोग भी अगर एक आध बम फेंक देंगे तो हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे हिंदू मुस्लिम के साथ साथ।
तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इस दूरदर्शिता को समझना होगा, और इसको समझने के बाद हम लोगों को ऐसे सिस्टम को फॉलो करना होगा जिसमें मानव मानव एक समान की कड़ी हो सके, हिंदू मुस्लिम सभी लोग। पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस पहल को अगर करना है तो सारे लोगों को एक इंसानियत के रूप पर खड़ा होना पड़ेगा, तब हम शायद इस चीज को कामयाब बना सकेंगे। एक बात ये जानना चाहेंगे सर कि जाति व्यवस्था ने भारत में जो जातिगत भेदभाव पैदा किया है, और पूरे भारत में जो लोअर कास्ट है वो काफी पीड़ित है, परेशान है। मगर एक नया मामला देखने में आया है कि ज्योतिबा फूले की फिल्म आई थी, अभी मार्केट में आई है, जिसका काफी पैमाने पर विरोध हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं वकील साहब? देखिए, आपका सवाल जो है बहुत ही बेहतर सवाल आज के समय वर्तमान का है। देखिए, जो फूले फिल्म आई है, फूले फिल्म जो ऐतिहासिक बातें हैं, जो संघर्ष हुआ है, जो इतिहास में ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने जो संघर्ष किया है, वो शिक्षा को लेकर के संघर्ष किया। तो शिक्षा को लेकर के संघर्ष किया, इसका मतलब ये है कि उनके संघर्ष के पहले हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अभी देश में आरएसएस भाजपा के द्वारा बार बार ये प्रचार और प्रसार किया जाता है कि अय हिंदुओं, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। बहुत गौर करने की बात है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, ये बराबर भाजपा और आरएसएस के द्वारा बताया जाता है। तो जो फूले फिल्म आई है, अगर मैं मान लूं इनकी बातें, अगर मैं मान लूं कि हिंदुओं के दुश्मन मुसलमान है, तो फूले फिल्म का विरोध मुसलमान भाइयों को करना चाहिए था। मगर ये ब्राह्मण लोग फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे वास्तविक दुश्मन अंग्रेज नहीं, मुसलमान नहीं, हमारे वास्तविक दुश्मन इस देश में ब्राह्मण लोग हैं। ये कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिबा फूले की जो फूले फिल्म आई है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है और ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी ये बात उस पर्दे को उठाती है जो ये बार बार पर्दा डालने का काम करते हैं कि आप लोगों के दुश्मन मुसलमान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान दुश्मन है तो फूले फिल्म का विरोध मुसलमान को करना चाहिए था, न कि इस देश ब्राह्मण लोगों को करना चाहिए था। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन सच्चाइयों पर ये पर्दा डाल करके ढके हुए थे, जिन सच्चाइयों को हमसे ये दूर छुपा के रखे हुए थे, जिसको ये हाइड करके रखे हुए थे, छुपा के रखे थे, उसको फूले फिल्म के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है और इनके षड्यंत्रों पर से पर्दा उठाने का काम हो रहा है। इसलिए इन लोगों को तिलमिलाहट हो रही है ताकि फूले फिल्म से मूल निवासी बहुजनों में जागृति ना हो जाए। जागृति को रोकने के लिए ये लोग फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो इस भारत के देश को, भारत की आवाम को, भारत के मूल निवासी बहुजनों को ये बात बड़े बारीकी से समझ जाना चाहिए कि इस देश में नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं, इस देश के ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं जो हमें षड्यंत्र करके, हम 7 सदियों से षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं और आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि फूले फिल्म अगर लग रही है, फूले फिल्म लग रही है, तो मूल निवासी बहुजनों को बड़े से बड़े पैमाने पर फूले फिल्म को देखने जाना चाहिए और इन मनुवादी ताकतों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए कि ये जिस बात को अब तक ये हाइड करना चाहते हैं और फूले फिल्म के माध्यम से इनके षड्यंत्रों को हाईलाइट किया जा रहा है, तो ये बड़े पैमाने पर हमारे मूल निवासी बहुजनों को फूले फिल्म देखना चाहिए। और मेरा सुझाव तो यहाँ तक भी है कि फूले फिल्म को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। जो समाज के कार्य करने वाले, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो सामाजिक संगठन हैं, उनको इस काम के लिए आगे आना होगा और प्रोजेक्टर लगा करके गांव-गांव में फूले फिल्म को दिखाना होगा ताकि षड्यंत्रकारी मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों का चेहरा पर से जो नकाब है, जो नकाब लगा करके हमें धोखा दे रहे हैं,
वो नकाब को हम लोग हटा सकें और मूल निवासी बहुजनों को जागरूक कर सके, खास रूप से महिलाओं को जागरूक कर सके, ताकि जो आज महिलाएं मनुवादी पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसी हुई हैं, उनको ये बात पता चलना चाहिए कि शिक्षा के लिए उनको महिलाओं को, इस भारत की महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति धर्म की महिला हो, उनको अगर शिक्षित करने का काम अगर किसी ने किया तो ज्योतिबा फूले और माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने किया है। ये भारत की समस्त मूल निवासी बहुजन और समस्त महिलाओं को ये बात जानना बहुत जरूरी है। सर अंतिम सवाल होगा कि ज्योतिबा फूले साहब ओबीसी थे, माली जाति से थे, और अभी प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती की, जाति आधारित जनगणना का मामला रखा है देश के सामने की जाति आधारित जनगणना किया जाएगा। तो इस इतने सारे झंझावात के बाद, इतने सारे हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण के बाद, और फूले ओबीसी की जो फिल्म आई थी उनके विरोध के बाद अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने की बात सामने आ रही है। दीपांकर जी, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? अभी सर जो ये जात आधारित जनगणना का मुद्दा जो अभी केंद्र सरकार ने उठाया है, तो इसके पहले वही केंद्र सरकार जो है कहा करती थी कि जात आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। तो आज कहां से उनके अंदर ये पैदा हो गया कि जात आधारित जनगणना होगी? तो वो उसका कारण है कि जात आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, माननीय बावन मेश्राम और माननीय चौधरी विकास पटेल द्वारा जो है ये मुद्दा उठाया गया राष्ट्रीय लेवल पर। ये जब 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन हुआ है, उससे घबरा करके सरकार के लोगों ने देखा कि अभी 1 जुलाई को भारत बंद होने वाला है, वो भी पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, ऐसे सारे संगठनों ने इतनी भारी मात्रा में जेल भरने का काम किया कि ये घबरा गए कि इतना बड़ा संगठन कहीं आने वाले कल में काम कर गए ये लोग, अगर जनता को अगर इनकी तरफ निकल लिए तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने जात आधारित जनगणना का मामला दिया। और जात आधारित जनगणना का जब उन लोगों ने मुद्दा उठाया है तो माननीय चौधरी विकास पटेल जी और माननीय बावन मेश्राम साहब ने कहा है कि उन लोगों ने डेट नहीं बताया कब जनगणना करेंगे। और मेरा तो सवाल बनता है कि जो लोग जात आधारित जनगणना की आज बात कर रहे थे, जात आधारित जनगणना के विरोध में रहे पहले वो लोग, तो वो 15 लाख देने के लिए जो कहे थे गरीबों को, कितने गरीबों के खाते में आ गया? और जो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, कितनी नौकरी मिली? तो क्या ये जात आधारित जनगणना करने के बाद क्या ओबीसी को पूरा हक अधिकार मिल पाएगा? क्या SC ST ओबीसी को पूरा अधिकार मिल पाएगा? जो लोग इसका श्रेय ले रहे हैं, क्या वो लोग उसको दिलाने के लिए आगे आएंगे? ये मेरा सवाल बनता है। अगर इस पर वो लोग काम नहीं करते हैं तो बाकी हम लोग अपने समाज को जागरूक करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले कल में अगर ये सरकार जात आधारित जनगणना नहीं करती है तो उसके लिए भी हम लोग 1 जुलाई को भारत बंद करने का काम करेंगे। सर वकील साहब, किस नजरिए से देखते हैं ये जाति आधारित जनगणना चुनावी जुमला हो सकता है या 15 लाख की तरह ये भी मुद्दे से गायब हो जाएगा? देखिए, इस देश का जो ब्राह्मण है वो धोखा देने में माहिर है और हमारा मूल निवासी बहुजन जो है धोखा खाने में माहिर है। अभी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जब से उठा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना का प्रावधान किया। और प्रावधान देने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाति गणना करने से इनकार किया, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो किस काम के लिए दिया? ओबीसी की जाति आधारित गणना के लिए दिया, हिंदू कोड बिल के दिया। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जानना जरूरी है। और जो शासक वर्ग है वो हल्दी दिखा करके हमारे लोगों को पीला करता है। ये हल्दी दिखा करके पीला करने वाले लोग हैं। तो आज जो हिंदू मुसलमान से काम चलाने वाले थे, मगर इस देश में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आंदोलन चलाया और जागृति का आंदोलन चलाया, उसका
दे रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब ने जो आंदोलन चलाया उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने जो आंदोलन चलाया उसका आज परिणाम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब जान गए कि हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलने वाला है, पुलवामा जैसा कांड कराने के बाद जो इन लोगों को जो कामयाबी मिली, अब वो कामयाबी आने वाले समय में मिलती नजर नहीं आ रही है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर कहा करते थे कि जाति जनगणना होने से जातियों में मतभेद पैदा होगा, बवाल मचेगा। जब यही लोग कहने वाले लोग थे और जाति गणना ना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हल्फनामा देते हैं, तो आज अभी दीपांकर जी ने बताया कि हम लोगों ने जो 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया, तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ने वाले संगठन हम लोग हैं। तो अभी जो घोषणा हुई है कि 1 जुलाई को हम लोग भारत बंद करेंगे, तो ये 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन हुआ, इससे शासक वर्ग घबरा गया कि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, कहीं ये आंदोलन इनका अगर तीव्र गति से बढ़ता है तो कहीं न कहीं इनके पैर खिसकने वाले हैं, इसलिए ये शिगुफा छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके जुमलों से देश वाकिफ हो चुका है, देश के लोग इनके जुमलों को समझ चुके हैं। 15 लाख रुपया वाला जुमला, 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खास रूप से बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, बिहार के समस्त नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं कि इन फरेबियों पर अभी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देने में माहिर हैं। ये चुनावी जुमला सिद्ध कर सकते हैं, चुनावी जुमला बना सकते हैं। जब तक ये जाति गणना करा न ले, जब तक इस देश में जाति गणना हो न जाए, तब तक हम लोग मानने वाले लोग नहीं हैं और तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये जाति गणना करा न ले। क्योंकि ये चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा तो कर दिए, मगर कब तक कराएंगे जाति गणना, इसकी कोई डेट वो बताए नहीं है। वो बाद में यही बोलेंगे, अरे भाई हम तो कहे थे जनगणना कराने के लिए, तो कराएंगे, तो कब कराएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए मैं भारत के समस्त मूल निवासी बहुजनों को ये सावधान करना चाहता हूं कि इनके जुमलों से सावधान रहने की जरूरत है। और बिहार में जो चुनाव होने वाला है, वहां के लोगों को बहुत सोच समझ करके वोटिंग करना होगा। खास रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो एकदम वोटिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ये जाति गणना करवा न ले। जब तक ये जाति गणना नहीं कराते, हमें इन पर भरोसा नहीं है और हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ये जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए हैं, इससे यह अंदेशा है कि 1 जुलाई को जो हम लोग भारत बंद करने वाले हैं, तो इस भारत बंद से ये घबराए हुए लोग हैं, तो इसको रोकना चाहते हैं कि हम जैसे ही ये बोलेंगे तो एक तो चुनावी फायदा ले लेंगे, दूसरा ये जो 1 जुलाई को भारत बंद करने वाले लोग हैं तो ये आंदोलन वापस लेंगे। मगर हम ऐसा नहीं करने वाले लोग हैं। जब तक ये जाति जनगणना करा नहीं लेते, हमें इन पर भरोसा नहीं है। ओके वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोगों की बातों से, डॉक्टर साहब की बातों से, वकील साहब की बातों से और माननीय दीपांकर जी की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।